मैं इससे भी गल करांगा। मधुर यादव जी जुड़ गए ने दिल्ली तो। मधुर स्वागत है। थैंक यू जी पुरी साहब, थैंक यू। और मधुर कैसे चल रही है जिंदगी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर बात करें तो इस बार की काफी पलटवार भी देखी जा रही है पुरी साहब। इसी में जहां तक है करस्पॉन्डेंट यहीं पे चल रही है रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश कवर किया है काफी बेहतर तरीके से और उत्तर प्रदेश की समीकरणों को समझा है। इस लिहाज से जिंदगी का तो बस ठीक है और आगे रिपोर्टिंग और कैरियर का प्रोफेशन का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। अच्छा, अब यूपी से ही शुरू कर लेते हैं कि कैसे जो है वहां पे किस तरह वोट पड़ी, क्योंकि पंजाब में तो एक दिन में पड़ गई थी। मैं थोड़ा डिटेल्ड में चाहूंगा और अंदेशे कैसे लग रहे हैं ये भी मैं चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पर दिलचस्प प्रश्न पूछा है। और उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो साफ तौर पर दिल्ली का रास्ता यहीं से क्लियर होता है। इस बार के देखिए, अगर हम पश्चिम की बात करें प्रथम चरण से, तो आपको बता दूं कि पश्चिम में जैसी प्रथम चरण में वोटिंग हुई और आपको पता होगा कि विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी का सीधा गठबंधन आरएलडी से था, जो जयंत चौधरी के साथ में। एक और ऐतिहासिक फैसला ये हुआ है कि इसके पहले जो जयंत चौधरी साहब का यानी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इसके पहले कभी जाट समुदाय जो जाटलैंड है पश्चिम यूपी, उसने कभी भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इस बार के एक अलग ही रवायत देखी गई और ऐसा लगा कि शायद पूरा ही जो उत्तर प्रदेश है वो शायद बीजेपी के पूरे खिलाफ में चला गया। एक बात और साफ तौर पर सामने आती है कि इस बार के जो किसान आंदोलन है उसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। और इस किसान आंदोलन ने इतनी अपनी वो बना रखी है, छवि बना रखी है कि एक लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम की 108 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से काबिज रही इस बार के समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन। इस लिहाज से पश्चिम की दो चरणों में, यानी कि पहले चरण में और दूसरे चरण में, जहाँ पे मुजफ्फरनगर है या फिर बदायूं है, दादरी है, ग्रेटर नोएडा है, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से अच्छी बढ़त में है समाजवादी पार्टी और गठबंधन आरएलडी। और जब राकेश टिकैत साहब ने वोटिंग की और राकेश टिकैत साहब से मीडिया रिपोर्टों में पूछा गया कि आप बताइएगा कि कौन पार्टी जीत रही है, आपने किसको वोट किया है, तो राकेश टिकैत साहब ने दो टूक में सीधा तौर पर जवाब दे दिया है कि उनको सिर्फ मात्र सरकार की योजनाओं से नहीं बल्कि जो किसानों की योजना है उनको पूर्ण तरीके से लाभान्वित करने के लिए, अच्छी लाभान्वित करने के लिए हम वोट कर रहे हैं। और किसानों को एमएसपी का रेट है या गन्ना मूल्य का भुगतान है उनको समय पर चुकाया जाए। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने की मूड में है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो आबरू है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो हवा है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बदलती दिखाई दे रही है। और इस बार के जैसे अभी 6 चरणों में चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 7वां चरण अभी बाकी है। तो अभी जो 6वां 7वां चरण बाकी है उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ही मात्र सीटों पर, यानी कि मुश्किल में कम से कम 70 से 72 सीटों के बीच में अभी चुनाव होना बाकी है। इसके बाद में 10 मार्च को जैसी निर्णायक स्थिति आएगी तो तब देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पलटवार पूर्ण तरीके से हो गया। जहां तक अपना ओपिनियन पोल है या एवर पंजाबी टीवी टीम का जितना ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की सीटों से लगाया जा सकता है, तो इस बार के बीजेपी सत्ता से बाहर दिखती नजर आ रही है जी। मैं जानना चाहूंगा कि जो जैसे पंजाब में है कि 69 से 70 जो सीटें हैं वो किसी की आ जाती हैं तो वो सरकार बनाने का जो दावा पेश कर सकते हैं, यूपी में कैसा है? साफ तौर पर पुरी साहब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पंजाब की भांति से थोड़ा कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में 420 विधानसभा सीटें आती हैं। 420 विधानसभा सीटों में से अगर उत्तर प्रदेश में 280 सीटों से कोई ऊपर आ जाता है तो उसे पूर्ण बहुमत से की सरकार मान लिया जाएगा। यानी कि 420 विधानसभा सीटों में से 280 का आंकड़ा जो पार कर लेगा, जो जादुई आंकड़ा है वो 280 है। और 280 की सीटों को जो छू लेगा या उसके पार कर देगा, क्योंकि इस बात से परे है इस बार के जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसने महानदल और इसके अलावा सुहेलदेव समाज पार्टी जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी पार्टी है और महानदल के साथ इसके अलावा आरएलडी जो विपक्ष में इस बार की खास भूमिका निभा रहा है। आरएलडी की हम साफ तौर पर बात इसलिए बता रहे हैं कि जो पश्चिम यूपी है, जो वेस्टर्न यूपी है, जहां से तकरीबन 22 जनपद आते हैं, 22 जनपद में से तकरीबन 98 सीटें ऐसी हैं जिनकी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। और पूरी कुल मिलाकर के जहां पर किसान आंदोलन प्रभावित रहा है वो 158 सीट जो है यानी कि 158 सीटें, 158 विधायक तो आरएलडी के कब्जे में पूर्ण तरीके से मानिएगा। तो 158 सीटों पर यदि आरएलडी और प्लस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कामयाब हो जाता है तो कोई भी नहीं रोक सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने को उत्तर प्रदेश में। और इस लिहाज से ये एक बात फिर मैं दोहराना ये चाहता हूँ कि यदि अगर जो जादुई आंकड़ा 280 का है उसे तो किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी की 2 या 3 सीटें ना जीत रहे हों वहां पर विधायक। और इस बार के साफ तौर पर जो जनता का मूड था, जैसे कि हमने पिछले भी बुलेटिन में अभी आपसे जानकारी के तौर पर कई बार मैंने बातों को साझा किया है, कई बार हम लोगों ने बात की है, डिबेट ऑन द डिबेट हम लोगों ने बात रखी है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता का मूड है, चाहे वो पंजाब की जनता का मूड है, इस बार के किसानी आंदोलन में किसानों के साथ हुए जाति और 700 से ज्यादा किसानों का शहीद हो जाना, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री टैनी है वो बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता होगा कि मंत्री टैनी का बेटा वही है जो लखीमपुर खीरी में किसानों को जो रौंद दिया था अपनी कार से। इस लिहाज से और चुनाव के जस्ट पहले उसे हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत भी दे दी, तो ये कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष भी हावी रहा। प्रियंका गांधी ने तो तत्पश्चात ट्वीट भी कर दिया था कि आज ये जमानत पर आए हुए हैं, कल ये खुले सांड की तरह घूमेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो सांड शब्द है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि इस बार के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगीनाथ बाबा जी, तो बाबा जी को साफ तौर पर अखिलेश यादव जी ने काफी जो लताड़ा है, इस लिहाज से उनको सांड को स्पेशल उनका जानवर बता दिया है कि गाय माता नहीं बल्कि सांड है, और उनको कई बार चिलमबाज कहना, इस प्रकार से विपक्ष में इस बातों की काफी और जनता को काफी दिलचस्प उनके भाषण अच्छे लगे कि उन्हें कभी चिलमबाज कह दिया, कभी उन्हें बुलडोजर बाबा कह दिया, कभी उन्हें सांड का देवता बता दिया। इस लिहाज से जनता को काफी दिलचस्प क्वेश्चन भी मिले। और एक बात और भी है सामने कि अगर हम डेवलपमेंट की स्थिति से देखते हैं तो पिछले 5 सालों में जनता का यह मूड बता रहा है कि कोई विकास न होने के तत्पश्चात कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ जाती है कि जनता ने विकास नहीं देखा है, और जनता ने डेवलपमेंट की स्थितियां ना देखते हुए सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मंदिर और इन तमाम जगहों से जो चीजें निकल के सामने आई वो कहीं बदबूदार बू थी, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम और कभी कोई मुद्दे, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी लाइट, कभी ईद, तो इन सारी मुद्दों को जनता नहीं देखना चाहती। जनता जागरूक है, जनता सिर्फ विकास चाहती है, अपनी शिक्षा की मूड को और उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इन स्तरों को साफ तौर पर बाकायदा रखने के लिए हम समझते हैं कोई साहब की जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की ठानी है, और ये 10 मार्च को पूर्ण तरीके से तय हो जाएगा। जी अच्छा, मैं ओवरऑल भारत की बात करूंगा, बंगाल की भी, पंजाब की बात थोड़ा बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि ये बात चल रही है, चलती रहे थोड़ा देर, के 24 का जो चुनाव होना है उसमें ये फैसला हो जाएगा यूपी के रिजल्ट से कि आने वाले समय में जो है केंद्र में भी बड़ा बदलाव होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कोई साहब आपने सही फरमाया। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी मैं बता दूं, जो लोग दृष्टिबाधित है उनको भी साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता है तो वो दिल्ली के लिए ही जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश में एक पलटवार सामने आ जाता है तो साफ तौर पर आपको ये भी पता होगा कि बंगाल से चल करके आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार इसीलिए किया है कि आगे चल के अगर उत्तर प्रदेश में पलटवार होता है और कहीं दिल्ली में कुर्सी खाली होती है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कहीं वामपंथी दल जो है वो अपनी कुर्सी को काबिज कर सके, क्योंकि जो वामपंथी दल है सभी दल मिलकर के एक चाहे उसमें कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के लिए काफी उम्मीदवार है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, साफ तौर पर कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहा है, काबिल भी है या नहीं है। लेकिन जहां ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में आकर के समाजवादी पार्टी के हित में प्रचार करना, बीजेपी के खिलाफ में बोलना, इन सब बातों को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का पलटवार इस बार के वामपंथी दल का प्रधानमंत्री होने का सपना भी देख रहे हैं। तो हम इन चीजों को भी जानते हैं। अगर हम इन चीजों की बात करें, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में पलटवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अगर इस बार के और बदलाव आता है, साफ तौर पर बदलाव निश्चित है। जहां तक ओपिनियन पोल की बात करते हैं या फिर मीडिया रिपोर्टों की बात करते हैं, मैं ग्राउंड जीरो पर अगर बात करूं तो ग्राउंड जीरो पर ऐसी स्थिति है कि कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां पर समाजवादी पार्टी ने मजबूत स्थिति ना की हो। हालांकि फाइट में बीजेपी जरूर रही है। इस बार के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी को पूर्ण तरीके से बाइकआउट रहना पड़ा है। 1-2 सीट जो उसकी पूर्ण तरीके से अच्छी सीटें हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा की दादरी सीट जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां तक जानकारी है, और इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर उसे जीत मिल रही हो। और इस बार के जो जन अधिकार पार्टी है जिसके अध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा है उत्तर प्रदेश में, और जिसका सीधा गठबंधन AIMIM से हुआ है असदुद्दीन ओवैसी से, तो असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में रैली करने का मौका मिला है, उनको काफी भीड़ जुटाने का मौका जरूर मिला है, लेकिन उन्हें कोई खास लाभ होते जो उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उन्होंने PM जो CM पद का चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा
है, बाबूलाल कुशवाहा को घोषित भी किया है जनअधिकार पार्टी के जो हेड है, लेकिन उसके बाद भी एआईएमआईएम को कोई भी लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, ना जनअधिकार पार्टी को कोई लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से ऐसा समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर काबिज है और इस बार के पूरी तरह से पलटवार अगर होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो जाएगा बीजेपी की। जी बीएसपी की अगर यूपी में बात करें तो कैसा है, क्योंकि देखिए उनकी सरकार रह चुकी है यूपी में, और जो है समाजवादी पार्टी है वो उनको भी बड़ा खमियाजा जो है भुगतना पड़ा था। एक लहर चल गई थी जिसकी वजह से फिर यूपी में जो बीजेपी की सरकार बनी, अब भी किसी ना किसी तरह की लहर होगी। बीजेपी को, बीएसपी को कहां खड़े देख रहे हैं आप? एब्सोल्युटली पुलिस आप समझाना ऐसा चाहेंगे कि अगर बीएसपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को मोड़ करके रखा है या अपने आप को संभाल करके रखा है, प्रचार से दूरियां बनाई हुई है इस बार के, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। समय की रहते हुए किसी को भी वर्चुअल रैली, क्योंकि बराबर संचालित रही वर्चुअल रैली वामपंथी दल करते रहे, लेकिन उसके बाद में जहां रैलियों की बात आई तो कुछ ही समय बचा हुआ था जहां पर रैलियां की गई, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद क्षेत्र में बीएसपी की सिर्फ एकमात्र रैली देखने को मिली, जिस पर मायावती जी वहां पर रैली में संबोधित करने अपने पार्टी के प्रत्याशी को पहुंची हुई थी। तो साफ तौर पर गाजियाबाद और सहारनपुर में एक दो रैलियां हुई हैं सिर्फ बीएसपी की दो पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बीएसपी ने कोई खास वजह उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं दिखाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव रही, उनका आईटी प्रोफेशनल पूरी तरह से एक्टिव रहा। तो इस बार के आईटी प्रोफेशनल की अगर बात आती है तो देखिए रमेश रेशमिया जी की मुझे याद आ गई है। सबसे बड़ी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी भी है, और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होने के नाते उसने एक राष्ट्रीय गीतकार यानी हिमेश रेशमिया जी से अपना गाना भी गवाया है। उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है विपक्ष की ऐसे कोई भी स्टार लीडर को सामने लेकर के भी नहीं आई। सिर्फ यदि जया बच्चन जी को छोड़ दिया जाए, जो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है, उनको सिर्फ कन्नौज की रैली जो अभी परसों ही हुई है उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी ने किसी भी बॉलीवुड स्टार या किसी सिनेमा जगत के किसी भी व्यक्ति से कोई भी सहयोग नहीं मांगा है। जया बच्चन का सिर्फ इसलिए कहेंगे कि जया बच्चन पहले भी समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी है, इसलिए उन्होंने पार्टी के में प्रचार किया बस। और इसके अलावा हिमेश रेशमिया ने लेकिन जिस प्रकार से बीएसपी का प्रचार किया, गाना गाया, और भी कई दलों की बात करें, जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके तो काफी भारतीय जनता पार्टी के तो रिंकिया के जो पापा है मनोज तिवारी है, या फिर सनी देओल है, या फिर खली है, ग्रेट खली है, सभी ने प्रचार उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी है। इसके बावजूद भी कोई सफलता का आयाम मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो यार इन सारी चीजों को राजनीतिक पगडंडों से देखा जा सकता है, लेकिन अब इसका क्या लाभ होगा, कितना नफा नुकसान साफ तौर पर हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में जो बीएसपी की बतौर राजनीति, बतौर उसका जो आईना है, बतौर उसकी जो मंजिल है, वो कहीं ना कहीं दबी होना इस बात के लिए इशारा करती है कि कहीं ना कहीं असमर्थित रूप से, इनडायरेक्ट रूप से समाजवादी पार्टी को बीएसपी का पूरी तरीके से समर्थन जरूर था। जी बिल्कुल। थोड़ा सा समय मैं और लूंगा यादव जी। पंजाब की बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब बात यह है कि जो है वोटें पड़ चुकी हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। तो जो जितनी भी बात अब तक हम लोगों ने की है और जो सारा कुछ देखने के बाद जो निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि हर पार्टी अभी कह रही है कि जी सरकार हमारी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्टियों की मैं बात करूंगा। लेकिन क्या अभी समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं कि क्या कोई एक पार्टी है वो अब स्पष्ट बहुमत उसको मिलेगा, अपनी सरकार बना पाएंगे, या फिर इस बार जो है मिली जुली सरकार आने के अंदेशे जो है ज्यादा लग रहे हैं? एब्सोल्युटली पुलिस साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं पंजाब की सियासत और सूबे के बारे में, तो हमें तकलीफ देती है वो वाली बातें भी जो पिछले साल हमारे साथ गुजर चुकी हैं, पिछली सियासत में जो गुजर चुकी हैं। लगभग 4 साल का वक्त हमने बर्बाद किया कांग्रेस के साल में, कांग्रेस की सरकार में पंजाब की जनता ने, और इस लिहाज से फिर कैपिटल बदलाव भी देखा है, किसानों का आंदोलन भी देखा है, हमारी पिता की काफी हमने भंगताएं भी देखी है कि कभी किसी सियासतदार ने या मजूमदार ने कोई भी हमारी मदद नहीं की है। इसके तत्पश्चात अब हम समीकरणों की बात कर लेते पंजाब की जो राजनीतिक वोट बैलेंस की, तो देखिए 10 मार्च को तो जो निर्णायक भूमिका है वो आनी है, इलेक्शन कमीशन को घोषित करना ही है सबको कि किसकी सरकार बननी है, किसको नहीं बननी है। लेकिन उसके पहले यदि हम समीकरणों की बात करें, जनता का जनअधिकार जाने कि उन्होंने किस हिसाब से वोटिंग की है, क्या लेवल रखा है, तो देखिए इस बार के आम आदमी पार्टी का कुछ पक्ष मजबूत जरूर दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस ने
योजनाओं को अपने वोटर कार्ड को लुभाने की कोशिश की है, दलित वोटों को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की है। एक लिहाज अगर हम समझे तो किसानों ने भी अपनी समर्थित पार्टी को इस बार ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूर्ण प्रयास किया है। इस बार फाइट में तो नहीं है किसान पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के जो सत्ता दल है, जिन्हें वास्तविक रूप से जो सरकार बनाना चाह रहे थे, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा आया हुआ है। चाहे वो हम कांग्रेस की तरफ से कह लें या फिर हम जो किसानों की समर्थित पार्टी उसकी तरफ से कह लें, बीजेपी का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो इस बार मुझे लगता है कि पुरी साहब, हाँ, मिली जुली सरकार आ सकती है, लेकिन फिलहाल इसे में समीकरणों को जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन पूल है कि जहां तक मिली जुली सरकार आ सकती है। हमारी पार्टी फाइट से थोड़ा दूर दिखी है, तो इसमें थोड़ा जन भावना को प्रॉब्लम आई है। कहीं ना कहीं जो किसानी आंदोलन में बैठे हुए लोग थे, जो किसानी समाज से बैठे हुए लोग थे दिल्ली के क्षेत्र में, उनके साथ कुछ सही मानवता का व्यवहार नहीं किया जाने के कारण इस बार किसानों ने अपनी पार्टी बनाई है। इस लिहाज से किसानों का वोट कहीं बटा हुआ है, दलितों का वोट कांग्रेस पा गई है चन्नी जी के साथ में। तो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी नहीं, बीएसपी का भी तो अलायंस है ना अकाली दल के साथ। एब्सोल्युटली। देखिए, अब मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, बीएसपी का ऐलान अकाली दल के साथ होगा, लेकिन पंजाब में जो साफ तौर पर चेहरा देखा जाएगा वो चरणजीत सिंह चन्नी साहब का ही देखा जा रहा है। क्योंकि बीएसपी का तो मैं आपको बताऊं, बीएसपी तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दलित का वोट बीएसपी को नहीं मिला है। इस बार के पूर्ण तरीके से दलित का वोट समाजवादी पार्टी को गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि बीएसपी कहीं ना कहीं जिस प्रकार जब उत्तर प्रदेश में फाइट से बाहर है, जहाँ की वो लोकल पार्टी है बीएसपी, तब फिर पंजाब में तो वो नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ रही है, और वो भी गठबंधन के साथ में। तो गठबंधन का उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है सिंगल में चुनाव लड़ना। और सिंगल में उत्तर प्रदेश में चुनाव बीएसपी जब लड़ रही है, तब दलित का वोट नहीं पा सकी, तो गठबंधन का पंजाब में कैसे पालेगी? जी जी। अच्छा, मतलब समीकरण बिल्कुल अलग है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपसे यही बात दोहराना चाहेंगे कि समीकरण इस बार के इसलिए अलग बन सकते हैं क्योंकि दलित का वोट उत्तर प्रदेश में जब एकल पार्टी पर नहीं बढ़ पाया, तो गठबंधन के लिए नहीं बन सकता है। नहीं, सिचुएशन अलग, मधुर, सिचुएशन अलग अलग भी हो सकती है ना, कि यूपी के समीकरण अलग हो, वहां की राजनीति थोड़ी अलग है, और ऑब्वियसली होती हुई है कि पंजाब की राजनीति थोड़ी अलग है मेरे हिसाब से। आपका देखिए कहना बिल्कुल सच है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट और जो मीडिया एजेंसियां हैं, जैसे हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, पीटीआई ने काफी अच्छे से पंजाब की हर एक सीट को कवर किया है। और जहां तक उन्होंने माना है पीटीआई की, कल मुझे एक संवाददाता मिले, उनसे मेरी बात हुई अनुराग जी से, तो जो अनुराग यादव जी है और पीटीआई में इस समय तैनात है, उन्होंने कहा था कि पंजाब की, हालांकि अगर हम बात करते हैं पूर्ण तरीके से, अभी क्योंकि उनसे बात जब हमारी हुई पंजाब की राजनीति को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सीट नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की चर्चा ना हो या फिर उनको समर्थन ना मिल रहा हो। लेकिन उनका नुकसान भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अवामपंथी जितने भी दल हैं, चाहे हम किसान पार्टी की बात करें या कांग्रेस की मौजूदा सरकार का जो दलित चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी, इस लिहाज से वोटिंग को काफी अलग तरीके से देखा गया है। चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ को दलित वोट गया है, बीएसपी को अकाली दल का भी कुछ दलित वोट मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो दलितों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी भी बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में आपने देखे होंगे कि मोदी जी ने कुछ दलितों के पैर भी छुए थे, कुछ पैर पखाड़े भी थे। इन सारी चीजों को एक अलग दृष्टि से दलित को लुभाने के लिए देखा जाता है। लेकिन राजनीति में ये बातें आम होती है कि आपको सियासत ने हक दिया है, आप हरी भी जमीन को लाल कर सकते हैं, यह सियासत का हक होता है। अब सियासत का जो समीकरण होता है वो मिला जुला समझ में आ रहा है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार। बाकी समीकरण, जो फाइनल समीकरण है, वो 10 मार्च को ही मालूम होंगे। जी, अगर मान लीजिए अकाली दल जैसे दावा कर रहा है, कांग्रेस दावा कर रही है, मान लीजिए कम सीटें आती हैं, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी अलायंस की तो किस तरफ जाएंगे? अगर बीएसपी से अलायंस के बाद भी अकाली दल को मान लीजिए कम सीटें मिलती हैं, तो वो फिर किस तरफ जाने की जो कोशिश करेंगे? कुछ उड़ती उड़ती बातें हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा और दिलचस्प प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस को कुछ कम सीटें मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि उसका साथ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ भी है, उसको भी जोड़ लीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ कि यदि देखिए आम आदमी पार्टी को कुछ कम सीटें मिलती हैं या कांग्रेस को कुछ कम सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती हैं, तो मुझे आपको एक बात बतानी ये होगी कि काफी राजनीति में फिर से हमें पंजाब से खबरें मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी खबरें आई, मतलब एक एक ब्रेकिंग होगी, क्योंकि आपको ये भी बात जाननी होगी कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ गए, और दिल्ली में जब एमसीडी के चुनाव है तो पूर्ण तरीके से कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है।
और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस बीजेपी का भी विरोध कर रही है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूरी तरह से काबिज रहना चाहती है कांग्रेस। मैं लगातार कांग्रेस कार्यालय से संपर्क में रहता हूं। कांग्रेस कार्यालय से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहां पर चौधरी अनिल कुमार सिंह जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में जो बीजेपी ने काफी गोल घपला किया है। इसके अलावा जो एलसीडी गवर्नमेंट है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, उन्होंने जगह जगह दारू के अड्डे खुलवा दिए। इस लिहाज से दिल्ली की जो एमसीडी गवर्नमेंट है वो भी भ्रष्ट है। और जो एमसीडी गवर्नमेंट है यानी जो बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो एमसीडी गवर्नमेंट बनी हुई है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और वो भी भ्रष्ट है। तो कांग्रेस दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों को आरोप लगा रही है, एमसीडी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी को और एलसीटी यानी दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल साहब को। तो अब कांग्रेस का तो पंजाब में कहीं पे भी बनता नहीं बन रहा है, कहीं पे भी उनका कोई भी मामला नहीं बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को भी सामने वही स्थितियों से गुजरना है। अगर बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस से अगर गठबंधन कर भी लेती है, बाद में कुछ सीटों का अलायंस ले लेती है, तब फिर उसे एमसीडी दिल्ली का चुनाव भी देखना है। इन सारी चीजों को दिल्ली एमसीडी चुनाव से देखा जा रहा है। सिर्फ लोकल दलों का कुछ गठबंधन हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें कम मिली तो शायद वो अकाली दल से कुछ समर्थन मांग सकता है, या फिर किसान पार्टी से कुछ समर्थन मांग सकता है। यदि उसको कुछ लाभ मिलता है, किसान पार्टी जो है जो समर्थन में चुनाव लड़ रहा है, तो किसान पार्टी अपना जो है समर्थन केजरीवाल को देगी, या फिर अकाली दल केजरीवाल साहब को समर्थन देता दिखाई दे रहा नहीं, है। अकाली दल की आपने बात की, क्या ये संभव है? एब्सोल्युटली संभव होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता है। अगर दिल्ली एमसीडी चुनाव को बचाना है तो साफ तौर पर दिल्ली एमसीडी चुनाव को बचाने के लिए एक वामपंथी दल अगर अलग भी हो जाता है बीजेपी से, अकाली दल की मैं बात समझ रहा हूँ। नहीं, मैं एक मिनट रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ भगवंत मान जी हैं जिनको चेहरा ऐलान दिया गया है, एक तरफ सुखबीर बादल साहब, बड़े बादल साहब बैठे हैं, तो कैसे संभव है? मुझे मुझे थोड़ा सा, मैं डिटेल में चाहूंगा। एब्सोल्युटली, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवंत मान साहब जो है आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब है उनके प्रमुख चेहरा है, और पंजाब में सीएम पद के लिए बनाए गए हैं। और जहां तक अगर हम बादल साहब की बात करते हैं तो बादल साहब पूर्ण तरीके से देखिए अकाली दल के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो इस बार अकाली दल पूर्ण तरीके से अपनी दमखम के साथ पंजाब में चुनाव लड़ रही है। न सिर्फ देखिए पंजाब में जो आज स्थिति है वो अकाली दल पूर्ण तरीके से और अपने बलबूते पर तो सरकार बनाते दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बादल साहब किसी ना किसी पार्टी का तो समर्थन करते दिखाई नहीं देंगे। अब ये जरूर बात है कि अगर वो भगवंत मान का नहीं करेंगे तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात मान करके फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर अगर उनको नहीं करना होगा आम आदमी पार्टी के साथ, यदि गठबंधन अपनी कुछ सीटों को नहीं देना होगा, तब फिर वो कांग्रेस या फिर बीजेपी को तो वो साथ में है, लेकिन अन्य किसी दल के साथ किसान पार्टी को अपने हक में लेने की बात करेंगे। ऐसा कुछ मतलब समीकरण या बाद में उठापटक हो सकती है पंजाब की राजनीति में। लेकिन साफ तौर पर अभी इस बात पर चर्चा हमारा ये बात के लिए करना उचित मैं समझता हूँ कि इसलिए भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 मार्च का आना भी काफी टाइम है। अभी 7वां चरण का चुनाव भी बाकी उत्तर प्रदेश में। इसके तत्पश्चात फिर देखते हैं कि अगर बादल साहब को क्या मजा आता है, किस पार्टी में मन भरता है, क्योंकि इस बात से तो परे है कि भगवंत मान के साथ बादल साहब किस प्रकार से सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या पिछला राजनीतिक कैरियर उनका साथ कैसा रहा है, या फिर राजनीतिक गठबंधन के तौर तरीके। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं खुल के जो नहीं कह सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ बात, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। इसी कारण से जो पास्ट में जो गया है वो दोनों का टकराव रहा। मैं तो सीधी बात मैं कह रहा हूँ, उन चीजों को देखते हुए थोड़ा संभव सा लग रहा है। खैर ये तो एक क्यास है, एक बात है, लेकिन राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता है। यदि मुख्य चेहरे से कोई अगर गिला शिकवा रहा है, लेकिन पार्टी का यदि मुख्य प्रमुख लीडर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब कह देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए, जब हम डिफरेंट पार्टी के लोगों को देखते हैं तो एक दूसरे से उनकी दुश्मनी टाइप होती है। जब उसी पार्टी में वो खुद चले जाते हैं तो फिर जहां से निकल के आते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। जी आपने बिल्कुल सही से फरमाया। लेकिन मैं अपने जाते मैं 2 लाइनों के साथ अंत करूंगा कि राहत इंदौरी साहब ने फरमाया भी ये था कि जो नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा और घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। पुरी साहब, जो नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा और घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करिए कद्र, कल क्या पता कौन सरकार में आ जाएगा। इस लिहाज से हम समझते हैं कि कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, कोई किसी का दोस्त नहीं होगा। और सियासत का ये सुबह कहता है कि कम से कम यदि अपना कोई
भला होता दिखाई दे रहा है। तो बड़ी से बड़ी शत्रुता तो टूट गई है। मैं समझता हूँ कि जब हमारे अगर इतिहास को दोहरा लिया जाए तो सिकंदर और पेरू के बीच में भी युद्ध हुआ था, और सिकंदर और पेरू के बीच में युद्ध होने के तत्पश्चात आपने देखा हो कि सिकंदर और पेरू की कितनी बड़ी मित्रता हुई। सम्राट अशोक का भी दिल दहला, लेकिन उसके बाद में कितना बड़ा बदलाव हुआ। तो इंसान के जीवन का बदलाव कम किस क्षण पर आ जाए, इस बात से हम काफी अपने एक्सपीरियंस पर कह सकते हैं कि राजनीति में, और खासकर जब लाभ हो रहा हो तब तो बदलाव पहले आता है। जी पुरी साहब, बिल्कुल सही बात है। और मैं चाहूंगा कि 4 बजे फिर हमारी जो है मुलाकात हो। और अच्छा, ठीक है, फिर 4 बजे फिर हम जो है लाइव प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे और बहुत सारी बातें यादव जी जो रह गई हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, नाइस टू मीट अगेन। जी जी। और ऐसी मधुर यादव जी जिन्हों ने कि बहुत जी अच्छी जानकारी साढ़े नाल हासिल की, खास तौर पर यूपी की इन्होंने गल की है कि दिल्ली के तखत से बैठन वास्ते यूपी नूं जितना जरूरी है, और 280 के करीब इन्होंने सीटां दसियां कि उन्नियां जितनियां पैणियां तां जाके किते जिहड़ा बहुमत वो मिलेगा। काफ़ी उठा पटक जी है उत्थे भी चल रही है, लेकिन हुण